रोड पे चल रही है तो रोड ही पे तो चलेगी है। भाई सीधी आई आई और उसके बाद ये मोड़ है तो मोड़ पे मुड़ जाएगी। बोलो, तो जब मोड़ पे मुड़ती है तो सवारी क्या फील करती है? बोलो, जब भी गाड़ी मुड़ती है तो सवारी क्या फील करती है? उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, बाहर की तरफ वो झुक जाती है। गाड़ी अगर इधर मुड़ रही है तो इस तरफ झुक जाती है। क्यों झुकती है? कहाँ से चोट लगा? कोई लगा ना तो पकड़ के जो है फोर्स लगा ना कोई उसको, फिर क्यों झुक जाती है? मैंने फोर्स लिख दिया, इनर्शिया की वजह से। क्योंकि वो सीधी जा रही है तो उसका इनर्शिया क्या है? सीधा जाने का। स्टीयरिंग घुमा करके गाड़ी को हमने इधर घुमा दिया तो स्टीयरिंग घुमाया तो गाड़ी घूमी ना, मैं थोड़ी घुमा, मैं घुमा नहीं तो मैं तो सीधे ही जाता रहूंगा। तो इसलिए मैं इधर को जा रहा, गाड़ी इधर घूम गई और मैं इधर। और अगर मैं कुछ पकड़े ना हूं तो क्या होगा? सीट से गिर जाऊंगा नीचे, हो गया, सीट से नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं कुछ चीज पकड़े रहता हूँ, आगे वाली सीट या एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ही झुकता हूँ। और ज्यादा तेज गाड़ी चल रही हो, ज्यादा तेजी में घुमाई है तो आप हल्के फुल्के अंदाज में पकड़े हो तो भी गिर जाएंगे। भैया बोलिए, क्लियर है? तो ये हमेशा याद रहेगा, गाड़ी जिधर भी घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी जो सवारी होती है इनर्शिया की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में उसका मोशन रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको मिटा दें या हटा दें? चलिए, बन गया सबका? हटाओ, चलो अभी अगला डायग्राम ये बनाइए फटाफट। ये है हमारा स्प्रिंग फोर्स। क्या है? स्प्रिंग फोर्स। जो स्प्रिंग होती है वो फोर्स लगाता है। अच्छा, आप लोग जो लोग पहले थे यहाँ पे उसमें बताइए, इस वाली कंडीशन पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इस वाली में किधर लगेगा, इस वाली में किधर लगेगा? अपनी कॉपी बनाइए, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? डायग्राम नहीं बनाया था क्या? तो उसी डायग्राम में बनाओ स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा। स्प्रिंग किधर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? मैंने तो आपको पूछा नहीं, मैंने तो कॉपी बनाने के लिए कहा, मैं कॉपी में चेक करूंगा। बना लिया? तुम भी बनाओ, पहले से तो तुम्हारा डायग्राम बन गया, तो तुम बनाओ।
स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग जो फोर्स लगा देंगे आप। चलिए, और लोगों ने, तुम लोगों ने बना लिया? यहां पर स्प्रिंग फोर्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? इसलिए नॉर्मल पोजीशन है, तो स्प्रिंग बैठे बैठे बिना किसी एक्सपेंशन कंप्रेशन की फोर्स को भी लगाती है। अगर लगाने लगे तब तो कहाँ से तुम्हारे एनर्जी आ रही फोर्स लगाने लगे? ठीक है, यहाँ पे कहाँ लगेगा? ये एक्सपेंड हो गई, तो ये क्या चाहेगी? अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहिए। फोर्स का ये डायरेक्शन, ठीक है। मीन पोजीशन में कैसे आएगी? जब ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मीन पोजीशन में आने के लिए क्या करेगी? अपने अंदर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी, ऐसे, और इधर ऐसे। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर? ओके। ये कंप्रेशन हो रहा है, तो ये किधर लगाएंगे? बाहर इधर लगाएंगे भाई, इसको करेक्ट करो ना, तभी तो जाएगी। इधर भी लगाओ, दोनों पे एक ही तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये करते, स्प्रिंग नहीं होगी तो डॉट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर? इससे हमने क्या नतीजा निकाला? ये इसकी मीन पोजीशन है। क्या पोजीशन है? मीन पोजीशन, मतलब वो पोजीशन जिसमें स्प्रिंग रहना चाहिए, वो पोजीशन जिसमें स्प्रिंग रहना चाहिए। तो आप देखो, दोनों में जब आपने एक्सपेंशन किया या कंप्रेशन किया, दोनों में वो क्या चाह रही है? उसमें जो फोर्स डेवलप हुआ वो क्या चाह रहा है? उसको मीन पोजीशन में लेना चाहिए, लाना चाह रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? स्प्रिंग फोर्स always acts in such a way it tries to remain in normal position और in mean position। ठीक है, तो फोर्स हमें कैसे लगाना है स्प्रिंग में कि वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। देखो, एक बात है नहीं है, तो इस बात को लिखो। स्प्रिंग फोर्स कैसे काम करता है? Spring force acts always in such a way that spring come to its normal, in such a way that spring come to its normal position और mean position।
से पूछ लो कोई चीज रहेगी तो। ठीक है, स्प्रिंग क्या चाहती है, हमेशा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना चाहती है, और स्प्रिंग फोर्स जो होता है एफ एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स के। और एक्स क्या है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है बताइए, ये है एक्स की वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक, यही तो एक्सपेंशन हुआ है, ये हो गई एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, ये कंप्रेशन हुआ। आई बात समझ में, कितना आपने उसे दबाया नॉर्मल से, वो कितना दब गई, उसको हम एक्स कहते हैं, या नॉर्मल से वो कितना एक्सपेंड हो गई, कितना खिंच गई, उसको हम एक्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात। और अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके इक्वल का साइन लगा दूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट हो गया के एक्स। ठीक है, हमेशा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है। क्लियर हो गई बात है। और के जो है वो कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये देखो, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है बताओ शोएब, स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, किसके, हाँ बोलो बोलो, ठीक बोला है प्रबला। अरे हिंदी में ही बोल दो। हाँ, तो ऐसे बोल देता कि जिस चीज की स्प्रिंग बनी है, बोलो है, कॉपर की बनी होगी तो उसकी अलग होगी, स्टील की बनी होगी उसकी अलग होगी, टाइटेनियम की बनी होगी उसकी अलग होगी, किसी अलॉय की बनी होगी उसकी अलग के की वैल्यू होगी। क्लियर हो गई बात। तो मटेरियल ऑफ स्प्रिंग के ऊपर लिख लो, यस सर से काम कीजिए। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। हो गया, अब ये मिटा दो या छोड़ो, मिटाते नहीं है, मुझे एक क्वेश्चन का और सा आंसर चाहिए। ध्यान से देना। इसमें टेंशन किधर लग रही है, बोलो जोर से बोलो। कांटेक्ट पॉइंट से अवे, यहां पर भी कांटेक्ट पॉइंट से अवे है, क्या लग रही है, टेंशन। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, स्प्रिंग फोर्स में और टेंशन, दोनों चीज सामने बनाइए, बताओ। खाली डायरेक्शन वाली बोलो बोलो। हाँ ठीक है, इसमें हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अवे लगती है टेंशन, लेकिन स्प्रिंग के अंदर ये कांटेक्ट पॉइंट है और ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये है। देखो
यहां पर तो अवे लग रही है एक्सपेंशन के अंदर, लेकिन कंप्रेशन के अंदर टुवर्ड्स कांटेक्ट पॉइंट लग रही है। तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकता है। लिखने की जरूरत है इसको? है? Tension always acts away from contact point. But spring force can act away from contact point as well as towards contact point. As well as spring force acts away from contact point as well as towards contact point. बोलिए, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग जो है हमने सारे फोर्सेस जितने पढ़ने थे सब पढ़ लिए इस चैप्टर में, ठीक है? टेंशन पढ़ लिया, नॉर्मल फोर्स पढ़ लिया और स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिया। अब उनके ऊपर बेस हमें खाली क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? उसके बाद फ्रिक्शन वगैरह देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन मेरे साथ साथ उतारा करिए, देर मत लगाया करिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये मास है m1, ये है m2, ये है m3 और ये मेरा सरफेस पे रखा हुआ है। बताइए फोर्स ऑन m3 क्या होगा? या नेट फोर्स लिख लो। नेट फोर्स ऑन m3 क्या होगा? शाबाश। फोर्स, नेट फोर्स ऑन बॉल, दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आया किसी का? बोलो फोर्स है जिंदाबाद शोएब। मैंने क्या पूछा है?
नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट फोर्स बताओ। बोलो जी, तुम दोनों बताओ। यहाँ क्वेश्चन लगाओ, क्या है नेट फोर्स? दिमाग बस बेटा बहुत मेहनत हो गई। इधर देखो सर, इधर देखो सब लोग मेरी तरफ। क्या ये मोशन में है, रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो है? वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ? फोर्स। नेट फोर्स जीरो हुआ नहीं हुआ? आया? कोई भी फोर्स लग ही नहीं रहा है, जो भी लग रहा है सब कैंसिल हो जा रहे हैं। नॉर्मल भी लग रहा है, एनर्जी भी लग रहा है, प्लाज्मा भी लग रहा है, दिमाग भी लग रहा है, सब लग रहा है। पहले नेट फोर्स क्या है ना, रेस्ट में। तो रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो हो गया। बोलो अदनान, कितना दिमाग भेज रहे हैं? किसी तरीके से समझ में आ जाए बोलो। इन्होंने डायग्राम वायग्राम सब बना दिए। चलो यहाँ बताओ। शाबाश। बोलिए, यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जीरो होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल भी सेम है और इनिशियल भी सेम है। कांस्टेंट का मतलब तो यही हुआ। तो v माइनस v जीरो नहीं हो गया? और जीरो अपॉन t जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। क्या है बेटा? ये क्वेश्चन दोनों आएगा, दोनों कॉम्पिटिशन में आएगा। लेकिन आपने पूछा, पता नहीं क्या पूछा होगा। बनाने में खुद ही है, बड़ी मेहरबानी होगी। हो गया? चले आगे। चलिए, नहीं समझ में आया दोबारा बताओ। बोल तो सकती है ना? अच्छा, बॉल चल रही है, यही तो होता है। बॉल चल रही है, लेकिन क्या इसकी स्पीड चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है? स्पीड चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट लिखा हुआ है। इतना बड़ा हाँ बोलो बोलो, अपना डाउट क्लियर करो। लेकिन यहाँ पे नहीं गिर रही ना उसकी, मैंने कुछ लगा दिया है, इसीलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैंने लिखा है ना, मैंने कुछ लगा दिया नीचे। लगाओ ना दिखे, ये तो दिख रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये दिखना चाहिए कि लगा हुआ दिखना चाहिए। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो। तो जब कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब फाइनल भी वही होगी जो इनिशियल होगी, तो दोनों सेम हो गई। तो सेम में से सेम घटाओगे तो जीरो आएगा। जीरो अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। तो
ए 0 तो ये 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब क्लियर हो गया? लिख लो भाई, तुम्हारा दिमाग में डाउट है। हाँ मेरे से पूछो क्या कह रहे हो? सब लगेगा, एमजी भी लगेगा, मैं काम मना कर रहा हूँ, मैंने तो नेट फोर्स हो गया ना, यहाँ पे भी सब लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, एमजी भी लग रहा है, उसके कंपोनेंट भी लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए, वो 0 है तो फोर्स 0। क्लियर हो गई बात है? चलिए अगला डायग्राम बनाइए। ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। इस मास के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक नीचे की तरफ mg लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है? टेंशन लग रही है, ये रही टेंशन T। ये वाली टेंशन जो ऊपर वाली है इधर, फिर वहां देख रहा है, ये वाली टेंशन क्या इसके ऊपर लग रही है? बोलो फैज, ये वाली टेंशन तो इसके ऊपर लग रही है ना? और मुझे एफबीडी किसका बनाना है? तो नीचे वाले का बनाना है, तो और कोई फोर्स लग रहा है इन दो के अलावा? इस पे खत्म कहानी, बस बन गया। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर वाला लगने वाला फोर्स नीचे वाले लगने वाले फोर्स के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कि टेंशन बराबर mg हो गया। आ गया आंसर? बोलो, कोई मुश्किल है? चलो ऊपर वाला बनाओ, लो ऊपर वाला बनाओ, शाबाश। कॉन्फिडेंस मत लूज करो। तो एम मास कितना है? 15, और जी की वैल्यू होती है 10, तो ये हो गया 150। हाँ अब 150 बोल रहे हो। उस वक्त जो है जब मैं कहा तो एकदम कांपने लगा, नहीं सर अभी मैंने नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, और जबकि 150 निकाला था। चलो ऊपर वाला बनाओ जल्दी से, शाबाश। हाँ लिया, गलत बनेगा साला, और क्या होगा? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर रहा हूं, बस बनाया। चलो बताओ नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तुम बोलो नाम। एम जी लगेगा एक, और कोई लगेगा नीचे की तरफ? नीचे की तरफ एक टेंशन भी लग रही है, समझिए? तो वो टेंशन भी हमको दिखानी होगी। ये टी, ओके। और ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, लेकिन ये टेंशन अलग होगी, तो इसलिए मैं इसको T1 लिखूंगा। ठीक है ना? स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट, तो ऊपर एक टेंशन लगा दी, लग गई, इसका नाम क्या रख दिया? T1। ऊपर वाली टेंशन इसमें थोड़ी लग रही है, ऊपर वाली टेंशन तो वो दीवार पे लग रही है, छत पे लग रही है, आपने लटका रखा है। क्या ये मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा, रेस्ट पे। इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर कर दिए, हो गया। T1 इज इक्वल टू T प्लस mg। यहाँ पे कौन सा मास है? m। ये T1 T कितना आया था? 150 न्यूटन, और ये m कितना है? 5, और g कितना है? इंटू 10, तो क्या आ जाएगा? 200 न्यूटन। बोलो, हो गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तुम्हारा दोनों सही आया था।
चलो ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो। कॉन्फिडेंस रखो, कुछ भी नहीं है। चलो चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, लेकिन आप कर सकते हैं। लो ये मेरा मास है, बोलो 10 kg का, ठीक है। यहाँ पर एक दीवार है, उस दीवार के साथ एक स्ट्रिंग लगी हुई है, उस स्ट्रिंग से ये रुका हुआ है, इसकी टेंशन बताओ जल्दी से। चलो हिम्मत मत हारना। बीडी बनाओ या इसी पे फोर्स लगाओ। हमने इसका पूरा 2 दिन मैंने कराया, ये बॉडी का डायग्राम, जितने भी टाइप के फोर्सेस रखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सब कराया। ये एंगल 30 डिग्री है, अभी तो नेट फोर्स निकलेगा, हमें एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री। फोर्स लग रहा है, एक, सब लोग इधर देखें, अब हो गया। इस पे एक तो ये टेंशन लग रही है, टेंशन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अवे होती है, तो यहाँ लग रही है T। यहाँ वाली भी टेंशन क्या होगी, T, ठीक है। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg लग रहा है। भाई ये क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा लगता है सरफेस के, तो ये mg होगा। और इस पे क्या फोर्स लग रहा है, बोलो, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है, ये नॉर्मल हो गया। टेंशन किस फोर्स की वजह से आ रही है, कौन चीज है जो टेंशन पैदा कर रही है इसके अंदर, अरे यार स्प्रिंग में ही तो टेंशन कौन पैदा कर रहा है, सरफेस का एंगल 30 डिग्री, किसका एंगल 30 डिग्री, सरफेस का नहीं, इंक्लाइन प्लेन का, क्या, हाँ याद रखो, इसमें टेंशन रहता है। हाँ बोलो, mg ऑब्जेक्ट पे रखने की वजह से, रेस्ट में रहने के लिए। टेंशन हमेशा पैदा होगी जब कोई फोर्स लगेगा ना उसके ऊपर। हाँ, mg का साइन कंपोनेंट इधर लग रहा है, ये समझ में आया। mg का हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो ये वाला कंपोनेंट जो नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है, इसका नाम, ये एंगल मैंने बताया था थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos 30, और ये क्या हो जाएगा, mg sin 30। क्या ये मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि टेंशन जो है वो mg
साइन 30 के बराबर है। बराबर है तभी तो मूव नहीं करेगा। बोलो mg का मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट, ठीक है। यही mg का जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट किसकी वजह से आया, बोलो किसकी वजह से ये mg sin 30 आया, इसी इंक्लाइन प्लेन की वजह से। अगर ये फ्लैट पे रखा होता तब थोड़ी आता। अगर ये मास मान लो ऐसे रखा होता, ऐसे और ऐसे रखा होता मास, तो mg तो सीधा लग रहा होता ना। तो अब इसका कैसे कंपोनेंट इधर आता है, इधर कोई कंपोनेंट आता ही नहीं। जब इंक्लाइन होता है, कुछ एंगल बना रहा होता है, तभी तो आता है। बोलो मान लो मैं फिर भी नहीं, मुझे तो बनाना है साला, तो मैंने 90 डिग्री कर दिया है, तो ये क्या बनेगा, क्या होगा ये, बोलो mg। दिमाग खराब है क्या, जिधर एंगल होता है उसको क्या लेते हैं, कॉस। जिधर एंगल होता है उसको कॉस लेते हैं, दूसरा वाला साइन लेते हैं। बोलो यही बताया। जब हम रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर का, तो जिधर वाली साइड एंगल बना रही होती है, उस वाली साइड को कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड उसके जो परपेंडिकुलर होती है वो साइन थीटा लेते हैं। तो ये वाली साइड एंगल बना रही है ना, तो ये वाली क्या ली जाएगी, कॉस थीटा। वो साइन थीटा बोलता है, कॉस थीटा। ये देखो ये एंगल बना रही है, तो ये वाली साइड क्या ली, कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये वाली, इसको क्या लेंगे, साइन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल बना रही है। जी सर आप आ गए जी। हाँ नहीं, आप 12 बजे आइए, मैं क्लास लूँगा, ठीक है। हाँ ठीक, मेरी बात समझ में आई, क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, mg cos 90 थीटा, 90 हो गया ना। क्या वैल्यू हुई इसकी, हाँ क्या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, 0 cos 90 कितना होता है, 0। ब्लैंक क्या पूछ दिया है मैंने, सब 9 में पढ़ा जाता है। cos 90 0 होता है, लिखो इसको, अगली बार याद रहना चाहिए। और sin 90 होता है 1, sin 90 1 होता है, ठीक है। और इसका उल्टा कर दो, cos 0 1 होता है और cos sin 0 सॉरी cos 0 1 और sin 0 0। तुम्हें तो सबसे ज्यादा लिखने की जरूरत है, भूल जाते हो, लिखो इसको सारे एंगल, मोटे मोटी बातें तो याद रखो। ये टेबल याद रहनी चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ठीक है। 3-4 एंगल है, याद रहनी चाहिए। तो अब बताओ ये 0 हो गया नहीं हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कोई फोर्स नहीं लग रहा इधर। तो 90 डिग्री पे फोर्स कैसे लगेगा, वो तो जब भी कोई एंगल बनाएगा 90 से कम, जब भी कोई 90 से कम एंगल बनाएगा तब फोर्स लगेगा, ठीक है तमाम। हाँ तो ये 90 से कम एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखो ये वाला एंगल पूरा का पूरा कितना है, ये वाला एंगल ये 90, तो दूसरा कंपोनेंट 90 भी लेते हैं। तो वो कंपोनेंट क्या होता है, वो साइन होता है। जिधर एंगल बन रहा है वो होता है कॉस, और जिधर नहीं बन रहा होता है वो होता है साइन। कितनी मर्तबा ये वाला मैंने आप लोगों को बताया है। ये मेरा है, मान लीजिए ये x है और ये y है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेक्टर बना दिया। ये वेक्टर ये वाला एंगल बना रहा है थीटा, तो बताओ कौन सा वाला होगा, ये वेक्टर ए फोर्स है, मान लो फोर्स है,
तो इसमें कौन सा कॉस होगा, कौन सा साइन होगा, शोएब बताएगा। नीचे वाला कोस होगा, तुम बताओ जरा, फिर से सोचो, कौन सा कॉस होगा, कौन सा साइन होगा। एक्स एक्सिस साइड होगी, ऊपर वाला साइन, नीचे वाला कॉस। कॉस कौन सा होता है, एंगल बनता है। एंगल कितना बनना है, किस तरफ एंगल बन रहा है, दो पार्ट में तोड़ा ना हमने, तो किस वाली साइड से एंगल बन रहा है, दोनों तरफ काम बन रहा है। एक एंगल दिया हुआ है यार, दूसरा कहाँ दिया हुआ है, वाई के साथ बन रहा है ना, दूसरा दिया नहीं हुआ, तो जो दिया हुआ है उसी के साथ लेंगे ना हम लोग। वाई कोस नीचे वाला साइन है, साइन है। बोलो क्या हुआ, कुछ समझ में आया, कौन सा वाला होगा कॉस, एक्स वाली साइड है, वाई वाली। हाँ मैं कॉस पूछा हूँ तो पहले साइन बता दे, और पहले उल्टा बता दिया था। तो ये एंगल बन रहा है थीटा किसके साथ, वाई के साथ। इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ये एक्स वाई से कुछ मतलब नहीं है भाई, जिधर बना रहा है, जिस साइड में एंगल बना रहा है वो साइड हमको कॉस नहीं है। क्लियर हो गया, पक्का, फिर से लिखो, सब लोग लिखो, तुम भी लिखो। कोई कंफ्यूजन ना हो तो पूछो। ये वाला डायग्राम बनाया वेक्टर वाला है, इसको क्या कहते हैं, ये भी सब बता चुका हूं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ना, और वो दोनों पार्ट क्या होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। टेंशन जो है वो mg sin 30 होगी। बोलो, यही फोर्स लग रहा है ना जो इसको टेंशन पैदा कर रहा है। अगर ये रस्सी को काट दूं मैं, तो कौन सा फोर्स इसको आगे लेके जाएगा, ये mg cos थीटा लेके जाएगा या mg sin थीटा लेके जाएगा, sin थीटा लेके जाएगा। तो उसी की वजह से ही तो टेंशन होगी, क्योंकि उसी फोर्स को तो रस्सी को रोकना पड़ रहा है। बोलो, क्लियर हुई बात। चलो, तो इसकी वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी, क्या बात, m है 10, g है 10, और साइन कितना है 1/2, तो कितना हो गया 50 न्यूटन हो गया। चलो ठीक है, हजरात लिख लिया। नॉर्मल निकालो, नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल बताओ कितना होगा, √3। इसी का आया, और ये नॉर्मल किसके बराबर है, एनर्जी तो ऐसे लग रहा है ना, नॉर्मल के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको कैंसिल कर रहा है ना।
चलो ये भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो नॉर्मल है, जो इस मास पे लग रहा है, इसको कौन कैंसिल कर रहा है? mg। mg तो ऐसे लग रहा है, ये कैसे कैंसिल करेगा? इसका mg cos 30 डिग्री कैंसिल करता है, उसके जस्ट अपोजिट होगा तभी तो कैंसिल करेगा। तो क्यों कैंसिल करना है तुम बताओ चलो। बताओ है? दोनों बोलो, दोनों सीट में लग रहे हैं। चलो तुम बताओ क्यों कैंसिल कर रहे हैं दोनों? ये अगर मूव नहीं कर रहा है तो बराबर होगा, जब तो फोर्स कैंसिल करेगा। अगर फोर्स बराबर नहीं होगा तो फिर तो वो मूव करने लगेगा ना। इतनी सी बात जो दिमाग में नहीं आ रही, बोलो समझ में आया? तो ये वाला फोर्स इधर देखो, अब जल्दी से, अब इतना खुश मत हो, इधर देखो, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, इसीलिए बॉडी क्या है? रेस्ट में। क्लियर है? पक्का? तो यहां से नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? mg cos 30। तो कितना है? m है 10 kg, g की वैल्यू 10 ले रहे हैं हम, और cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये आ जाएगा 50√3 न्यूटन। यूनिट कौन बताएगा? हो गया? अभी लिखा नहीं है, इससे पहले कर दिया। तुमने लिखा शोर? सर ये 10 ईयर्स है, 10 के आगे 10 ईयर्स है। ये 10 तो इसकी वजह से है, मास की वजह से, और ये वाला 10 जी की वजह से। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम इसको अपनी कैलकुलेशन में हमेशा 10 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल मिल रहा है। तो ये 2 से कट गया, 10, 5 हो गया, 5 10 दाम 50, और 3 अलग से यूनिट न्यूटन। बोलो ठीक है? हाँ पूछो ना। हाँ एकदम बोलो, क्या कह रहे हो? भाई मुस्कुरा गए? कौन सा वाला? ये वाला √3 बेटा cos 30 की वैल्यू है। हाँ, तो इसमें हंसने की क्या बात है? उसको नहीं मालूम तो वो पूछ रहा है। बेटा पूछना भी एक बहादुरी का काम है, हर आदमी का बसोट नहीं होता है पूछने का। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो अब इसका जरा एक वीडियो बना करके दिखाओ जल्दी से मुझे। वीडियो बनाओ, मास को डॉट बना दो तो बाकी सारे फोर्स लगा दो, जैसे लगे वैसे लगाना, और उसी तरीके से डायरेक्शन भी वही रखना। वीडियो बनाओ जल्दी से। चलो FBD का फुल फॉर्म क्या है? फुल बॉडी मेरा फुल बॉडी चेकअप करा रहे हो क्या? बनाओ जल्दी बनाओ। मास को क्या करते हैं, इनमें खाली डॉट ले लेते हैं, बाकी उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को लगा। ये मैं सबका चेक करूंगा इंडिविजुअली। सामने तो
DMG रहता तो क्या मतलब नुकसान पहुंचता था? वो भी तो लग ही रहा है। हाँ बताओ जरा DMG लगा है तो तुमको सही बनाया है 30 डिग्री तो दिया हुआ तो 30 लेना चाहिए आपको। इसके सीधे में लगना चाहिए ना, ऐसे कैंसिल होगा ना ये। हाँ सीध पर ध्यान रखो है ना। सीधी लाइन बनानी ऐसे, जब जा रहा है तो ऐसे बनाएगा ना। हाँ इनकी ऐसे बनना है तो नॉर्मल ऐसे नहीं, बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए ना, डायरेक्शन सीधा सीधा होना। जैसे ये सीधा सीधा बनाया, तुमने ये सीधा सीधा बनाया लेकिन प्लेन है इंक्लाइन, शिक्षा ऐसे बनाना चाहिए था ना इसको, ये ऐसे बनाना चाहिए एमजी ऐसे और नॉर्मल ऐसे तो एमजी और थीटा ऐसे, ये वाला है। देखो देखो हो गया। चलो तो देखो ऐसे बनाते ये हो गया, ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ये वाला क्या हो गया एम जी साइन थीटा, तुम्हारे साइन थीटा भी नहीं साइन 30, जब एंगल दिया हो तो साइन 30 लिखो। और ये क्या हो गया, ये हो गई टेंशन। और ये क्या हो गया, ये नॉर्मल एकदम लाइन, अदनान लाइन बिल्कुल एकदम एक वो होनी चाहिए है ना। हाँ और ये एम जी कॉस 30 और यहाँ पे मेरी लगेगी एम और ये एंगल होगा 30, ठीक है। ये बेटा एकदम समझ लो, रट लो, 4 दिन का मैं यही पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, और सारा जो है वो यही चलेगा अभी 1-2 लेक्चर और, इसलिए तुम लोग रिवाइज कराए नहीं कर। अगर खाली तुम लोग सीखने का मन हो ना, जितने क्वेश्चन किए हैं खाली ये सोचो आज सब खुद से बनाऊंगा सारे क्वेश्चन और फिर बॉडी डायग्राम प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। चलो चलो बनाने को पड़ेगा ट्राइंगल। जल्दी से बनाओ मेरे साथ साथ।
ओके, समझ में आ रहा है डायग्राम? चलो, ये स्ट्रिंग है और ये दो मास है, दोनों मास की वैल्यू दी हुई है। चलो, ये वाला है 37 डिग्री, ये वाला है 53 डिग्री, और ये वाला मास है M1, ये वाला मास है M2। ठीक है, टेंशन निकालो स्ट्रिंग की। चलो, इन मासेस को किसी ने चला तो नहीं दिया? ये रेस्ट पे है। किसी की आई टेंशन?
पहले तो जानते हो मैं तो लगाओ कौन सा बोल रहे हैं कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट सरफेस ये है ना तो इसके परपेंडिकुलर तो यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस ठीक है अब इसका रिवॉल्यूशन इसका कंपोनेंट मैंने क्या बताया एक फोर्स के डायरेक्शन तो ये वाला फोर्स वाला इसके डायरेक्शन ये क्या होता है ये इलेक्ट्रिसिटी है तो ये रूफ कर देगा रूफ कर ये 90 डिग्री ये क्या होता है 37 और ये इसके परपेंडिकुलर है तो 90 में से 37 सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं आएगा ये परपेंडिकुलर है अब इसके परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर now परपेंडिकुलर बनता है सरफेस की नॉर्मल भी गलत बनाया नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कॉन्टैक्ट सरफेस और ग्रेविटेशनल फोर्स किस वाले जिसको बॉडी लटकी हुई होती है पूरी बॉडी अर्थ के परपेंडिकुलर वो ऐसा ठीक है mg हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा ये वाला ऐसे जाएगा ये वाला एंगल 90 डिग्री नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होती है जो कांटेक्ट करते हैं हां बोलो 6 mm क्या 6 चलो हो गया आपका देखिए कहां डायग्राम ये है तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर टेंशन ये mg ये mg sin mg और ये 30 का और ये नॉर्मल की जो अब इसका कंपोनेंट लेते हैं फोर्स के डायरेक्शन में लेते हैं ना नॉर्मल ये है तो हाँ इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एंटी और चलो अब देखो मैं कर रहा हूँ ठीक है आप लोग बहुत टाइम दे दिया मैं इधर देखो mg कैसे लगता है अब इधर देखो बिल्कुल एकदम सब लोग mg हमेशा जो मेन सरफेस होता है अर्थ का उसके परपेंडिकुलर होता है तो कैसे लगेगा mg ऐसे लगेगा बोलो ऐसे ही लगेगा ये मेन सरफेस जो है ये वाला अर्थ वाला
उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये मेरा M1 है तो M1G हो गया। ये एंगल कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए। बोलो बोलो शोएब, ठीक है। चलो अब आ जाओ, नॉर्मल कैसे लगेगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर, तो ये रहा परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया। बोलिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, जो mg है उसके दो कंपोनेंट करने होते हैं। जब भी कोई एंगल बना रहा हो तो दो कंपोनेंट करने होते हैं, और वो किस डायरेक्शन में होंगे? जो पहले से फोर्स लग रहे हैं उनके डायरेक्शन में हो या उनका ऑपोजिट हो। तो यहाँ पे नॉर्मल इधर लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में मुझे क्या करना होगा? कंपोनेंट एक लेना होगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी 53 हो जाएगा। ट्राइंगल में मैं बता चुका हूँ ये एंगल होगा। प्रूफ करूं? पक्का? बताओ, प्रूफ करो। क्यों होगा? प्रूफ करो ना। प्रूफ कर सकते हो? बताओ। चलो अच्छा, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। इधर देखो, एक बार और बता रहा हूँ, इसलिए कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ना तुम लोगों पे। इधर देखो जल्दी से। हाँ, मैं कर रहा हूँ, इधर देखो। ये वाला एंगल कितना है? 53 है, और ये वाला एंगल कितना है? 90। तो ये वाला एंगल बताओ कितना हो जाएगा? 37। वेरी गुड। बोलो, यहाँ पे किसी को डाउट है? भाई 180 होना चाहिए ना ट्राइंगल का एंगल। और ये वाला है, ये कितना एंगल बना रहा है? ये वाला फोर्स बोलो, M1G। ये जो है इसका ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, ये कितना बनाएगा एंगल? भाई ये पूरा सरफेस के साथ ये वाला एंगल जो बनाता है सरफेस के साथ, ये 90 डिग्री बनाता है ना। तो 90 डिग्री ये वाला हो गया पूरा, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री, इस 90 में से 37 कम कर दो तो क्या बचेगा? 53 तो बचेगा। बोलो, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? M1G cos। अब देखो इधर एंगल है तो इधर वाला cos होगा, तो ठीक है, जिधर एंगल उस साइड cos, तो ये cos 53 होगा। और इस साइड क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा M1G sin 53। इतना सबका बन गया है? यस सर। चलो ऐसे ही इसका बनाओ जल्दी से। इसका M2G, फिर वही परपेंडिकुलर। कुछ लोगों ने आड़ा तिरछा बनाया था, उनके लिए बना रहा हूं। बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो सरफेस है, अर्थ है, ठीक है। तो ये हो गया M2G। और नॉर्मल जो है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे होना चाहिए नॉर्मल। ये नॉर्मल होगा, ठीक है। अब क्या करूंगा? इस नॉर्मल के डायरेक्शन में M2G का एक कंपोनेंट ले लूंगा। ये ले लिया, तो ये वाला एंगल अगर 37 है तो ये 37 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M2G cos 37, ठीक है। और इधर वाला क्या हो जाएगा? M जो इसके परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, M2G sin 37। बोलो, यहाँ तक बात ठीक है? यस सर। क्लियर हो गई बात? डायग्राम पक्का बन गया? जल्दी से बनाओ। अब मुझे बताओ, टेंशन किसकी वजह से आ रही है इसके अंदर? टेंशन किसकी वजह से आ रही है? टेंशन एक तो ये जो यहाँ पे टेंशन T होगी वही यहाँ पे होगी, है? तो यहाँ पे टेंशन किसकी वजह से आ रही है? रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली टेंशन इसके बराबर हो।
ठीक है ना? हाँ। तो ये हो जाएगा m2g sin 37। अच्छा, इसकी वजह से क्या आ रही है? उसकी वजह से क्या आ रही है? दूसरी तरफ जो फोर्स लग रहा है m1g sin 53, इसकी वजह से क्या आ रही है? इसकी वजह से इधर वाली टेंशन आ रही है। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि दोनों फोर्स की वजह से टेंशन डबल हो जाएगी, टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, क्यों सेम रहेगी? इसको भी समझ लो, स्ट्रिंग सेम है। यस, ये है, यहाँ पे मैंने मास लटकाया, ये स्ट्रिंग है, इसका मास है m, तो नीचे लगा mg, तो इसकी वजह से ये टेंशन आई। यह वाली टेंशन किसकी वजह से आती है? यहाँ पे भी तो फोर्स लग रहा होता है उतना, वो ये छत की बजाय इस बार ये कौन काम कर रहा है? इधर वाला मास काम कर रहा है। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, यार इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो टेंशन डबल क्यों नहीं हुई? भैया यहाँ भी दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है नीचे की तरफ mg, तो एक ऊपर की तरफ छत भी तो लगा रही है जिसने पकड़ रखा है। ठीक है, तभी तो टेंशन पैदा होगी, वरना आप दोनों तरफ फोर्स नहीं लगाओगे तो वो तो फोर्स के साथ चलती चली जाएगी स्ट्रिंग। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो यहाँ पर भी ये। अच्छा, इससे क्या बात आई? इससे ये बात आ गई कि m1g sin 53 इज इक्वल टू m2g sin 37। ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? तो दोनों टेंशन ना, तो टेंशन बराबर है तो दोनों बराबर हो गए ना। तो m1 क्वेश्चन जो था वो m1 बाय m2 निकालना होगा, तो निकालो m1 बाई m2 निकालो, m1 बाई m2 की वैल्यू निकालो। हो गया? चलो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको करके लाना है। हटा दूं? चलो, मजा आ रहा है या मजी आ रही है? चलो, एक दीवार बनाओ जल्दी से, साथ साथ में बनाओ, फिर केमिस्ट्री की भी क्लास कर रही है। दो जिसको पूछना है मुझसे पूछे। पुली नंबर 1। चलो, जल्दी जल्दी बनाओ, शाबाश, गुड। हाँ, ये चलिए, हो गया सबका? चलिए, अब डायग्राम कंप्लीट हो गया, बन गया, बस खत्म हो गया। ठीक है, निकलेगा तो नहीं? ये m है और ये 5 kg, मेरा तो निकल जाता है बेटा। हाँ,
इसमें एक तो टेंशन निकालनी है, दूसरे मास निकालना है। एक मास दिया हुआ है, एक निकालना है। चलो